इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिएक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं और उसको यूज करते हुए हम रिएक्ट में एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। रिएक्ट में हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ऐप जो हमारा एक मेन कंपोनेंट है उसके अलावा अगर हम उसके साथ दूसरे कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं विद इन डिफरेंट फाइल्स। तो रिएक्ट का जो हमारा कोड है वो हमेशा जो मेन डेवलपमेंट कोड होता है वो सोर्स फोल्डर में लिखा जाता है। अगर मुझे दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना है तो मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगी। लेट्स सपोज मैंने वेलकम के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। अब क्योंकि ये रिएक्ट फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन डॉट JS होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली जावास्क्रिप्ट का कोड इंटीग्रेटेड होता है। अब ये मेरे पास जो है एक रिएक्ट फाइल क्रिएट हो गई है। अब रिएक्ट में एक कन्वेंशन ये होती है कि अगर हम लोगों ने कोई एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है तो हम जो जिस भी फाइल में वो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस फाइल का और कंपोनेंट का नेम सेम हो। तो हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। अब ये हमने एक रिएक्ट में फंक्शन बनाना है क्योंकि हम सिंपल जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है रिएक्ट में उनको एज फंक्शंस बनाते हैं। रिटर्न, और इसके अंदर जो है हम अपना कोड लिखेंगे। अ, हम इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, वेलकम स्टूडेंट्स लर्निंग रिएक्ट इज फन। इस कोड को हम एक div टैग में इनक्लोज कर देंगे। रिएक्ट में हम मोस्टली जो हमारे टैग्स होते हैं उसको div टैग में इनक्लोज कर देते हैं ताकि उसकी अलाइनमेंट ठीक आए और हमें डिस्प्ले में प्रॉब्लम ना हो। अब जो भी कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है इस कंपोनेंट को हमने बाहर भी यूज करना है दूसरे कंपोनेंट्स में, कि जो भी कंपोनेंट आप यूज करते हो क्रिएट करते हो उसका यूजेज मेनली आपका जो मेन कंपोनेंट है ऐप डॉट जेएस उसमें होता है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस का ही जो कंटेंट है वो हमारे एंट्री पॉइंट यानी कि इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में होता है। तो जो भी कंपोनेंट हमने यूज करना है क्रिएट करना है उसको एक्सपोर्ट भी लाजमी करना होता है। अब ये हमने एक्सपोर्ट इसलिए किया है ताकि हम इसको कहीं और किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकें। तो इस तरह से रिएक्ट में जो है हम डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और उनके आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब ऐप डॉट जेएस में मैं इसको इंपोर्ट करूंगी। इंपोर्ट कंपोनेंट का मेरे नाम था वेलकम, और मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी और इस तरह से ये जो कंपोनेंट है अब मैंने ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था ताकि मैं उसे नेक्स्ट किसी और कंपोनेंट में यूज कर सकूं। अब इस कंपोनेंट को अगर मैंने यूज करना है मैं कहती हूँ कि हेडिंग के बाद जो मेरे पास ये वेलकम डॉट जेएस वाला मैंने कंपोनेंट बनाया है इसका जो ये कंटेंट है HTML कंटेंट, ये मेरे पास इधर वेलकम टू रिएक्ट के बाद शो। तो कंपोनेंट को जब कॉल करना होता है तो हम सिंपली XML में जिस तरह से हम टैग्स क्रिएट करते हैं तो उसी तरह से उस कंपोनेंट का एक टैग क्रिएट करके हम उसे यूज कर सकते हैं।
अब जब मैं इसको सेव करूंगी तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में वेलकम टू रिएक्ट, जो हमारे पास ये app.js में हेडिंग थी, ये आ गई। और उसके बाद जो हमारा वेलकम कंपोनेंट है, उसके अंदर जो हमने कंटेंट लिखा था, वेलकम स्टूडेंट्स लर्निंग रिएक्ट इज फन, तो उसके नीचे ये सारा कंटेंट हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरह से हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स डिफरेंट क्रिएट करते हैं और उनको कॉल करते हैं। रिएक्ट्स क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स की क्रिएशन के साथ ही काम करता है, ताकि हम उन कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकें और हमारी जो ऐप है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव बन सके और फास्ट हो सके। अब यहाँ पर जो ये एग्जांपल दी हुई है फंक्शन ऐप, ये जो ऐप है आपके पास एक न्यू कंपोनेंट है जो कि हम अभी देख चुके हैं। फंक्शन से पहले जो है रिएक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिएट एलिमेंट फंक्शन के थ्रू क्रिएट होते थे, जो कि अब यूज नहीं होता हमारे पास। अब हम लोग सिंपली फंक्शंस के थ्रू जो है वो कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। JSX से पहले जो है ये क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन यूज होता था। इस फंक्शन का हम साइंटेक्स देख लेते हैं। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसमें तीन पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं, टाइप, प्रॉप्स एंड चिल्ड्रन। टाइप जो है वो बताती है किस टाइप का HTML टैग होना चाहिए। प्रॉप्स के अंदर हम उस टैग के एट्रीब्यूट्स बताते हैं, जिस तरह उसके आईडी, उसका क्लास। और चाइल्ड के अंदर जो भी कंटेंट हमने उसके अंदर डिस्प्ले करना होता है इन टैग्स के अंदर। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है कि हमने क्रिएट एलिमेंट के थ्रू H1 टैग बनाना है, ठीक है। उसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं सेट किए, इसलिए यहाँ पर नल लिख दिया, कोई आईडी और कोई क्लास नहीं है। और H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो क्या है, हेलो रिएक्ट। मगर ये हमारे पास अब जो है ये फंक्शन यूज नहीं होता क्रिएट एलिमेंट का। और अगर हमने इस एलिमेंट को रेंडर करना है, यानी कि डिस्प्ले करवाना है, अब ये फले फंक्शन के थ्रू हमने एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया और उसको सेव करवा दिया एलिमेंट नेम के एक वेरिएबल में। उसके बाद एलिमेंट नेम के इस वेरिएबल में जब हमने सेव करवाया, तो जब हमने उसको डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास रिएक्ट डोम डॉट रेंडर का फंक्शन है, जिसके अंदर हमने कहना है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट डिस्प्ले कहाँ पर होगा, रूट पर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। रूट हमने देख लिया था कि हमारे पास जो मेन HTML कंटेनर है उसकी आईडी रूट होती है। सेकेंड चीज हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स के अलावा क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं। तो एक्सप्रेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट कोड में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ताकि अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। मैं इस ऐप क्लास के अंदर ही वेलकम के बाद जो है हम लोग ये जो है कोड लिखते हैं। अब कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अली, ये हमारे पास क्योंकि प्योरली जावा स्क्रिप्ट है तो ये रिटर्न से पहले आएगा। मगर जो HTML टैग्स हैं वो सारे रिटर्न की पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे। अब मैं वेलकम के बाद इसको सिंपल P टैग में डिस्प्ले करवाती हूँ। हेलो। और ये जो नेम आएगा, नेम को मैं लिखूंगी कर्ली ब्रेसेस में। अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखूंगी तो मेरे पास सिंपली नेम इस तरह से लिखा आएगा, हेलो नेम। मगर अगर मैं चाहती हूँ कि इस
वेरिएबल की इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर शो हो, तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगी। हम इसको दोनों तरह से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है हेलो नेम, बट मैं चाहती हूँ कि ये नेम इटसेल्फ कांस्टेंट का अपना नेम है, मगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो, तो उसको मैं कर्ली ब्रेसेस में लिख दूंगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ गया हेलो अली। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्प्ले हो मेरे पास, उसके रन टाइम पे कोई भी आंसर आ जाए, फॉर एग्जांपल सम इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सम, एक सेकेंड, ये मुझे ऐड करना चाहिए था। सम ऑफ 2 + 3 इज, अब जो ये 2 + 3 मैंने ऐसे कर्ली ब्रेसेस के बगैर लिखा है, ये तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, मगर जो मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगी वहां पर उसका आंसर आना चाहिए, जो कि है 5। इसको हम सेव कर लेते हैं। जब भी आपने एक फाइल में चेंजेस करने हैं तो उसे सेव लाजमी करना है, अदरवाइज आपके ब्राउजर पे रिजल्ट शो नहीं होंगे। जिस तरह हमारे पास ये लिखा गया सम ऑफ 2 + 3 इज 5। अब ये 2 + 3 मैंने कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा था, तो ये एज इट इज आ गया। बट नेक्स्ट जो है वो मैंने कर्ली ब्रेसेस में लिखा था, तो उसका आंसर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस भी जो है वो और एक्सप्रेशन भी जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिएक्ट में। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल हुई है। देन हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिस तरह एंड और नॉट हमारे पास यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए भी हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ती हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट शो करते हैं। अब यहाँ पर जो है एक वेरिएबल कॉन्स्ट इन लॉग्ड इन, ये यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और उसके बाद हमने एंड ऑपरेटर के साथ लगाया कि अगर ये इज लॉग्ड इन हमारे पास ट्रू है तो वेलकम यूजर डिस्प्ले हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो वेलकम यूजर डिस्प्ले नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास एंड की जगह और गेट होता, तो ये चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये वेलकम यूजर हमारे पास डिस्प्ले हो जाता। क्योंकि लॉग्ड इन जो है वो जावा स्क्रिप्ट में एक हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, उसको हम वेरिएबल भी कर सकते हैं। तो उसको हम रिटर्न से पहले करेंगे। जो हमारा HTML का कोड है जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है, वो हमेशा ये रिटर्न के अंदर आएगा, रिटर्न की पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। लॉग्ड इन एंड देन हम कहते हैं, इसको हम कर लेते हैं रिएक्ट, रिएक्ट इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो गया रिएक्ट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू थी। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूंगी तो ये मेरे पास डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अब ये डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर एंड गेट यूज हो रहा था। इसी तरह एंड की जगह अगर हम और गेट या डिफरेंट कोई भी गेट यूज करेंगे, ठीक है, तो और के साथ हमारे पास जो है वो ये डिस्प्ले हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग रिएक्ट में इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ एल्स कंडीशंस के, जिसमें हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट या कोई भी डेटा या जो भी चीज़ हमने एचटीएमएल में डिस्प्ले करवानी है वो हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। सेम इसी तरह जिस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज में उसका स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको जो है वो लिखेंगे हमारे इस स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर जो इफ एल्स है इसमें रिटर्न दो दफा यूज हुआ है, क्योंकि इफ जो है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, मगर हमारे पास जो H1 और ये H1 टैग्स जो है ये HTML का पार्ट है, तो ये रिटर्न वाले पार्ट में डिस्प्ले होंगे। इस कोड को हम ये वेलकम कंपोनेंट के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करवा देते हैं इफ ट्रू के नेम से, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं ट्रू, और हम कहते हैं इफ इफ ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारे पास ये जो है वेलकम स्टूडेंट लर्निंग रिएक्ट इज फन ये डिस्प्ले हो जाएगा। एल्स जो है हम इसके अंदर डिस्प्ले करवा देंगे H2 में ही के द वेरिएबल इज फॉल्स। लेट्स एग्जीक्यूट इट, और अब हम इसका आंसर देखते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू ट्रू थी तो हमारे पास जो है वो वेलकम स्टूडेंट्स लर्निंग रिएक्ट इज फन ट्रू आ रहा है। अब इसको हम फॉल्स करके देखते हैं। जब हमने इसको फॉल्स किया है तो इसमें आना चाहिए हमारे पास, इसके पास जो है वो इस, अब यहाँ पर ये टेक्स्ट क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न मिस हो गया था, तो हमें रिटर्न लाजमी लिखना है। क्योंकि रिटर्न हम नहीं लिखेंगे तो ये वाला जो टैग्स हैं ये HTML पेज के पास रिटर्न नहीं होंगे और वो उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। अब हमारे पास आ गया वेरिएबल इज फॉल्स। तो इस तरह से रिएक्ट में हम इफ एल्स कंडीशंस यूज कर सकते हैं। और एक और वे भी है, हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी इफ एल्स कंडीशन को यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स हमारे पास इस तरह से होता है, हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कॉलन से पहले वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एज हमने 18 रखी है, और इसके बाद हम इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाते हैं कि हमारे पास पी टैग के अंदर ये टर्नरी ऑपरेटर हमने लगाना है। पी टैग्स इसलिए लगाएंगे ताकि उसका जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आएगी, कंडीशन हम कहते हैं एज इज ग्रेटर देन 17 क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो डिस्प्ले करवा दे के अडल्ट, ठीक है, एल्स वो डिस्प्ले करवा दे टीनेजर। अब हम इसको देखते हैं कि एज जो है वो
18 है, इसको हमें डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्या आ गया है? अडल्ट। क्यों? क्योंकि एज जो थी वो इट वाज 18, ग्रेटर देन 17 थी, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। इसी तरह अगर मैं कंडीशन को जो है वो फॉल्स कर देती हूँ कि लेस देन 17, तो मेरे पास टीनेजर डिस्प्ले हो जाएगा। और जो भी टेक्स्ट मैंने डिस्प्ले करवाना है वो डबल कोट्स में आएगा। अगर डबल कोट्स में नहीं आएगा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो रिएक्ट का कंपाइलर है वो अज्यूम करेगा कि ये वेरिएबल्स हैं। जिस तरह मैंने अडल्ट और टीनेजर को डबल कोट्स के बगैर लिखा था तो इट वाज शोइंग एन एरर, क्योंकि यहाँ पर इस नेम के कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं हुए हुए। मैंने इसको एज टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो इसलिए मैं इनको डबल कोट्स में डिस्प्ले करवाऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आ गया? टीनेजर। देन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होती है रिएक्ट की, लिस्ट्स। के लिस्ट्स को यूज करते हुए हम मल्टीपल आइटम्स जो है वो रिएक्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उसके ऊपर लूप भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक कि हम एरे पे लगाते हैं। मगर रिएक्ट में जो है, जो लिस्ट क्रिएट होती है वो इस तरह से होती है कि आप में ने उसमें कोई साइज डिफाइन नहीं करना होता। जैसे हम पाइथन में लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर अभी सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं बट हम इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी लगा सकते हैं। और लिस्ट को जो है वो ट्रेवर्स करने के लिए हमें लूप की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास सिंपली मैप का फंक्शन होता है और मैप का फंक्शन लूप लगा के ये सारे एलिमेंट्स को एक लाइन में हमारे पास डिस्प्ले करवा देता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब इस लिस्ट को मैंने ट्रिवर्स करना है और मैं कहती हूँ कि मेरे पास जिस तरह HTML में लिस्ट आती है उस तरह से ही डिस्प्ले हो, और मैंने इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले करना है बुलेट की फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे पता है मेरे पास UL टैग है और उसके अंदर मेरे पास क्या डिस्प्ले होती है? लिस्ट आइटम आती है। मगर उस लिस्ट आइटम से पहले मैंने इसको, इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट का फंक्शन लगाना है मैप, जो क्या कहता है कि फ्रूट्स जो आपकी लिस्ट का नेम है उसमें से मैप कर दो एक सिंगल फ्रूट। तो उसके लिए भी हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे और हम फ्रूट्स डॉट मैप। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फ्रूट लिखा है, जरूरी नहीं कि मैं फ्रूट लिखूं, मैं इसको खाली एफ या कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकती हूँ जो कि लिस्ट नेम के अलावा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एफ यूज किया है। यहाँ पे मैं कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकती हूँ और लिस्ट आइटम में मेरे पास एफ डिस्प्ले करवा दो। ये एफ जो है मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रूट्स है तो मुझे इसका सिंगुलर फ्रूट लेना है। आप इसकी जगह एफ या समथिंग एल्स कुछ और भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। अच्छा, मैप के बाद यहाँ पे इसको हमने यहाँ तक इनक्लोज्ड करना है पैरेंथेसिस में। फ्रूट्स डॉट मैप, उस फंक्शन की पैरेंथेसिस आ जाएंगी, फिर उस पैरेंथेसिस में एफ के इस वो जो हमारे पास लिस्ट है
उसके अंदर से एक सिंगल एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। अब हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है ये लिस्ट आइटम्स डिस्प्ले हो गई हैं। सिमिलरली मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकती हूँ और उसमें उसकी जो टाइप है वो भी डिफाइन कर सकती हूँ। और लिस्ट के अंदर हम इसके अलावा कोई डिफरेंट डेटा टाइप का एलिमेंट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, 2 इज एन इंटीजर। अब मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया तो पहली जो 3 डेटा टाइप्स है वो स्ट्रिंग है, बट जो लास्ट है वो इंटीजर है। तो लिस्ट के अंदर हमारे पास अनलाइक एरेज डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। एरेज में हमारे पास जो है वो एक कंडीशन होती है। देन वी हैव द रिएक्ट फॉर्म्स। फॉर्म्स जो है हम लोग हर तकरीबन हमारे पास बहुत सारी जो वेब एप्लीकेशंस है उसमें फॉर्म्स किसी ना किसी तरह से यूज हो रहे होते हैं। हमें कोई ना कोई टेक्स्ट एलिमेंट यूज करना पड़ता है, यूजर से कुछ इनपुट लेना पड़ता है, कुछ डेटा सेव करवाना पड़ता है, डिफरेंट टाइप का इनपुट चाहिए होता है या डिस्प्ले करवाना होता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म्स यूज करते हैं रिएक्ट में भी। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हुआ हुआ है, नेम एंड देन सेट नेम। अब यहाँ पर जो ये फॉर्म है इसमें हम लोग रिएक्ट के साथ एक और चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, एक और एलिमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं जिसे हम यूज स्टेट कहते हैं। यूज स्टेट हमारे पास जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करते हुए हम लोग एक वेरिएबल और उसके साथ उसका ही एक एसोसिएटेड फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्ट नेम, नेम जो है वो वेरिएबल है और जो सेट नेम है, ये सेट नेम वो फंक्शन है जो इस वेरिएबल की वैल्यू को सेट करेगा। और यूज स्टेट में इनिशियली हमने यहाँ पर क्या डाल दिया है, ब्लैंक और डबल कोट्स डाल दिए कि इनिशियली जो फील्ड हमारे पास नेम की होगी उसमें हमारे पास ब्लैंक है, कुछ वैल्यू नहीं है। अब इसी तरह रिटर्न जैसे हम लोग HTML में करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू हमने उसकी क्या दी है, नेम, जो कि इस वेरिएबल का नेम था। और उसको कर्ली ब्रेसेस में इसलिए लिखा है ताकि नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब ऑन चेंज मीन्स कि जब इस इनपुट फील्ड में चेंज आएगा, ई हमने एक वेरिएबल लिया, ई डिनोट कर रहा है ये टारगेट टेक्स्ट फील्ड को, और वो ई क्या करता है कि नेम को सेट कर दिया ई डॉट टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू वो होगी जो हमारी टेक्स्ट फील्ड में हम टाइप करेंगे। और आपके पास जो है यहाँ पर एक H2 हेडिंग के नाम से यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज स्टेट फंक्शन यूज करना है तो उसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यूज स्टेट को रिएक्ट से मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये भी क्योंकि वेरिएबल है तो ये भी, या कांस्टेंट है तो ये रिटर्न से पहले डिस्प्ले होगा। इसका हम नाम रख देते हैं अब क्योंकि दोनों कांस्टेंट का नेम सेम है तो हम सेम नेम के कांस्टेंट्स या वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इसका नाम हम रख देते हैं नेम 1 और इसका फंक्शन कर देते हैं सेट नेम 1। और यूज स्टेट जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज स्पेसिफाई करेगी जो कि इसकी मैंने सेट कर दी है कि ये इनिशियली ब्लैंक है। अब जिस तरह हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं HTML में, वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बनेगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट,
वैल्यू हम उसकी दे देंगे name1, ठीक है। और ऑन चेंज, कि जब हम उस वैल्यू को चेंज करेंगे, जब हम उस टेक्स्ट फील्ड में कोई भी चेंजेस करेंगे यानी कि कुछ भी टाइप करेंगे, तो उसकी जो भी टारगेट वैल्यू होनी चाहिए वो सेट हो जानी चाहिए। कि जो भी आपकी टारगेट वैल्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा टैग क्लोज। अब जो भी आपकी टारगेट वैल्यू होगी वो हमने पास कहाँ पे करनी है, सेट नेम फंक्शन पे, क्योंकि यही वाला फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करेगा। और देन हम नेम को डिस्प्ले करवा देंगे नीचे H2 हेडिंग में ही, हेलो नेम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये जो फील्ड है ये ब्लैंक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हेलो के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। अब मैं इसमें कुछ टाइप करती हूँ, देख हेलो ABCD। तो यहाँ पर वही चीज एज इट इज आ रही है। अब जैसे ही मैं कोई चेंज परफॉर्म कर रही हूँ तो यहाँ पर जो है वो चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेट किया हुआ था कि ऑन चेंज, कि जैसे ही यहाँ पर चेंज होगा तो जो टारगेट वैल्यू होगी यानी कि जो भी हम टाइप करेंगे वो नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो इस तरह से रिएक्ट में हम लोग फॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। देन समटाइम्स हमें फॉर्म को सबमिट भी करवाना होता है, कि आपने अगर हमें ऑन चेंज पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवानी बट फॉर्म को सबमिट करवाना है, कहीं पे सर्वर को भेजना है या कहीं पे भी डेटा सेंड या रिसीव करना है, तो उसके लिए भी जिस तरह हम लोग एक सबमिट बटन क्रिएट करते हैं जिसकी टाइप सबमिट होती है, तो उसी तरह जो है हम यहाँ पर भी वो करेंगे, बट उससे एसोसिएटेड एक फंक्शन जो होगा हैंडल सबमिट, वो हम इन्वोक कर देंगे ताकि जब भी सबमिट हो तो यूजर के सामने एक अलर्ट आ जाए। तो इसके लिए हम एक कंपोनेंट के अंदर एक दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसका फंक्शन का नाम हम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन नेम है वो यूज हुआ हुआ है हैंडल सबमिट। और ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है प्रिवेंट डिफॉल्ट, कि डिफॉल्ट वैल्यू हमने सबमिट नहीं करनी, कि अगर डिफॉल्ट वैल्यू जिस तरह मैंने वहां पे ब्लैंक रखी हुई है तो वो नहीं आनी चाहिए। ब्लैंक के अलावा कोई भी वैल्यू करके हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अलर्ट जनरेट हो जाएगा फॉर्म सबमिटेड। अब ये वाला फंक्शन भी जो है वो रिटर्न से पहले लिखा जाएगा। रिटर्न से पहले लिखा जाएगा मगर ऐप जो कंपोनेंट है उसके अंदर ही होगा। अब हैंडल सबमिट को हम एक वेरी पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि है ई। ये जो है वो जो भी टारगेट वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हमने अलर्ट जनरेट कर देना है फॉर्म सबमिटेड। अब ये वाला अलर्ट कब जनरेट होगा, जब हम सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फॉर्म का भी एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हमने जस्ट इस एक इनपुट को डिस्प्ले करवाना था तो हमने इसे फॉर्म टैग में इनक्लोज नहीं किया, बट यूजुअली हम HTML में फॉर्म टैग्स के अंदर जो है वो इनपुट टैग को इनक्लोज कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो एक
फील्ड है वो रिलेटेड रहे, रिलेटेड टू वन फॉर्म। इसी तरह हम इस फॉर्म का नेम भी रख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट में रखते हैं। अब ये फॉर्म है, और फॉर्म में ऑन सबमिट, कि हमने कहा कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ऑन सबमिट वाला जब एक्शन होगा, तो ये जो हैंडल सबमिट वाला हमने फंक्शन लिखा है, ये कॉल हो जाएगा। फॉर्म कब सबमिट होगा? जब ये सबमिट टाइप के बटन पे हम क्लिक करेंगे। हमने अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है या वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो उसे हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रखना है। और यहाँ पर जो है हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं, इसकी टाइप क्या है? सबमिट। और इस बटन का नेम भी हम लिख देते हैं सबमिट, और इसको सबमिट को हमने डबल कोट्स में लिखना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अब देखें, मैं नेम टाइप कर रही हूँ, तो ये नेम मेरे पास यहाँ पर शो भी हो रहा है। अब जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, फॉर्म सबमिटेड। इसको मैंने ओके कर दिया।